स्टार्ट करते हैं। ये कल 19th क्वेश्चन था, किसी ने कमेंट भी किया था, मैंने देखा था। और ये मैंने इसको चेक किया तो मैंने देखा कि इसमें हम फ्लो में निकल गए और ध्यान नहीं दे पाए कि जो इसका सही उत्तर है वो बी ना होकर के डी होगा। ठीक है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर, यानी रचनावादी, क्योंकि ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन था और मेरी एनर्जी ऑलरेडी बहुत डाउन थी, बहुत थकी हुई थी मैं कल। तो निम्न में से कौन सी एक संरचनावादी या रचनावादी अध्यापक की विशेषता है? रचनावादी कौन होते हैं? आपका जो एनसीएफ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, जो एनसीएफ 2005 है, वो किस पे बेस्ड है? आपकी कंस्ट्रक्टिविज्म की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, आप इतने उत्तर दे दीजिएगा। कंस्ट्रक्टिविज्म बोले तो रचनावाद, रचनावाद, संरचनावाद भी या सृजनवाद भी कह देते हैं, हिंदी में कई नाम हो सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपने इंग्लिश की तरफ झांक के देख लेना है। आप पहले जवाब दे दीजिए, फिर हम इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये कब का पेपर है? ये आया हुआ है 24 जनवरी अभी 2023 में, मॉर्निंग की शिफ्ट यानी पेपर 1 में। और ये पेपर अभी सीटेट की वेबसाइट पे अपडेट नहीं हुए हैं, बट ऑफ कोर्स आप लोगों ने मेल में इतने सारे पेपर्स भेजे हुए हैं और इंटरनेट जो है अंतहीन है, तो मेहनत करके ये हमारे पास हैं पेपर्स और हम आप लोग के साथ डिस्कस कर रहे हैं। जल्दी सीटेट भी अपलोड कर देगा। तो अगर हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर, रचनावादी शिक्षक की विशेषताएं कौन सी होंगी? तो आंसर इसमें जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था, आप सबने चीटिंग कर ली है, मैं ये कहूंगी कि कंडक्टिंग एक्टिविटीज दैट चैलेंजेस स्टूडेंट्स अजम्पशंस। देखिए इसमें दो तो होने नहीं थे, क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्टिविज्म है ये कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज पे फोकस करता है, ना कि एग्जाम्स पे। बिल्डिंग लेसन्स अराउंड वेरी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी मूर्त से अमूर्त जाया जाता है। मूर्त क्या है? जिसको टच और फील किया जा सके। अमूर्त क्या है? जो विचारों में है। कल मैंने वो आपको डेबिट कार्ड वाला, एटीएम वाला एग्जांपल दिया था ना, कि ये 20 रुपए का नोट क्या है? अमूर्त है। अब बैंक में जो अमाउंट पड़ा हुआ है वो, सॉरी, ये मूर्त है, कॉन्क्रीट है, लेकिन बैंक में जो अमाउंट पड़ा हुआ है उस डेबिट कार्ड के अंदर, वो अमूर्त हो गया। ठीक, चलिए खैर, अगर हम बात करते हैं पोजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व्ड इंडिपेंडेंटली, ये बात यहां पे गलत नहीं है, बट सिर्फ प्रॉब्लम्स ही देना ये कंस्ट्रक्टिविज्म में नहीं आता। ये सही हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी अगर इससे बेटर ऑप्शन डी नहीं होता तो। इसलिए हम इसी पे ज्यादा फोकस करके, क्योंकि ये शुरुआत में था और निकल गए, है ना। ये गलत नहीं होता, लेकिन कंडक्टिंग एक्टिविटीज दैट चैलेंज स्टूडेंट्स अजम्पशंस, नाइव थियरीज नाम की एक चीज होती है जिसको अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन कहते हैं। 1 नंबर का टॉपिक है, आपके हर बार पूछा जाता है। तो वो अजम्पशंस बेस्ड चीजें होती हैं कि बच्चे ने अज्यूम कर लिया कहीं से देख के, अपने अनुभव के आधार पे, कि पानी का रंग जो है वो हरा होता है क्योंकि उसने तालाब में हरे रंग का पानी देखा था। जब टीचर ने पढ़ाया कि वाटर इज कलरलेस, तो उसका जो अजम्पशन है वो ब्रेक होता है। तो ऐसी एक्टिविटीज कराना जिससे जो अजम्पशंस हैं, मतलब वो सही नॉलेज तक खुद से पहुंच पाए, ठीक है ना, डिस्कवर कर पाए, ठीक है ना। मोहम्मद मोनू सारे जो सेशंस हैं वो मैराथन देखो, नोट्स पढ़ो, है ना, तब बनेगी ना बात। तो ऐसी गतिविधियां आयोजित करना जिससे विद्यार्थियों की अवधारणाओं को चुनौती मिले और वो नई अवधारणाएं या सही अवधारणाओं तक पहुंचे। बच्चा एक्टिव रहता है कंस्ट्रक्टिविज्म में हमेशा। अब इसके बारे में 2-3 बातें, फिर हम आज के क्वेश्चन पे चलेंगे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 1। पोल अभी मत दीजिएगा, अभी हम चलेंगे इस नंबर है, ये है क्वेश्चन आपका, कि कौन से समय पे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की समझ बच्चे में विकसित हो जाती है। कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद, पियाजे और वाइगोस्की दोनों ही रचनावादी हैं, और देखें तो ब्रूनर भी, लेकिन आपके लिए ये 2 इंपॉर्टेंट नाम हैं। वाइगोस्की दोनों क्या है? रचनावादी हैं। रचनावादी क्या मानते हैं? रचनावादी मानते हैं कि बच्चा एक्टिविटी करके नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, बच्चा सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माता है, यानी कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज है। वर्ड क्या है? कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्शन से बना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट? ज्ञान का कंस्ट्रक्शन, नॉलेज का कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, ज्ञान की का सृजन करना ही सृजनात्मकतावाद है। ठीक, तो पियाजे जो हैं वो विश्वास रखते हैं रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म में, इनको रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है। ये बात हमने कल भी डिस्कस की थी। वहीं अगर हम बात करें वाइगोस्की की, तो इनको सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है, क्योंकि ये कहते हैं बच्चा समाज से अंतःक्रिया करके, इंटरैक्ट करके सीखेगा, रचना करेगा ज्ञान की। पियाजे कहते हैं समाज तो ठीक है, समाज को वो कोई नकार नहीं रहे पूरी तरह से, लेकिन उतना महत्व उन्होंने नहीं दिया जितना वाइगोस्की ने दिया है। पियाजे का फोकस जो है वो बच्चे की इंडिपेंडेंट एक्टिविटी पे ज्यादा है, कि वो अपनी एक्टिविटी के माध्यम से सीखता है, तो वो हेरिडिटी पे, एक्टिविटी पे ज्यादा फोकस करते हैं। ये समाज, संस्कृति और भाषा पे ज्यादा फोकस करते हैं, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज पर। कौन? वाइगोस्की। अब कंस्ट्रक्टिविज्म जो है, इसमें 2 और चीजें जो हमें साथ में जान करके चलनी है। आज का जो समय है वो रचनावाद का समय, हम ये कह सकते हैं। अब ये है क्या? कंस्ट्रक्टिविज्म, बिहेवियरिज्म में अलग अलग चीजें बोलती रहती हूँ, नए लोग जो होंगे उनको कंफ्यूजन होती होगी। ये स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, ये स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, मतलब
डिफरेंट डिफरेंट विचारधाराओं का समूह बना हुआ है जिसको हम स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं या स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं, है ना, कंस्ट्रक्टिविज्म। अब ये वन ऑफ द स्कूल्स है रचनावाद। व्यवहारवाद एक और स्कूल है। अब आज के समय में हम एजुकेशन सिस्टम में इसी को फॉलो करते हैं, इसी को ज्यादा मानते हैं। उसका रीजन ये है कि ये बच्चे को एक्टिव एक्सप्लोरर मानता है, यानी सक्रिय निर्माता मानता है ज्ञान का। ये बच्चे को सेंटर में रखता है, यानी कि इसकी अप्रोच क्या हो गई, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच हो गई। रचनावाद में बच्चे को केंद्र में रखा जाता है, तो ये चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को अपनाता है। पहली बात तो ये चाइल्ड सेंटर्ड बोले तो बाल केंद्रित, जहां बच्चा केंद्र में है, जहां टीचर केंद्र में नहीं है। भाई दो तरह की अप्रोचेस होती हैं, एक होती है ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक, डंडे से आप सिखा रहे हैं बच्चे को या रट्टे लगवा रहे हैं। दूसरी है मॉडर्न डे अप्रोच, जिसको प्रोग्रेसिव अप्रोच या चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच या कंस्ट्रक्टिविज्म से जोड़ सकते हैं, जिसमें बच्चा एक्टिव है, उसमें टीचर ज्यादा एक्टिव था। यहां दोनों एक्टिव हैं, बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स आर एक्टिव और चिल्ड्रन आर एक्टिव इन कंस्ट्रक्टिविज्म। तो क्वेश्चन आता है, पूछा जा चुका है कि बच्चा एक्टिव होता है कंस्ट्रक्टिविज्म में कि टीचर। तो टीचर सेंटर्ड जब क्लासरूम पूछेगा, जहां शिक्षक केंद्रित है जो कक्षा कक्ष, वहां टीचर एक्टिव है। कंस्ट्रक्टिविज्म में, रचनावाद में या चाइल्ड सेंटर्ड क्लास में बच्चे और शिक्षक दोनों एक्टिव हैं। ठीक है। अब कंस्ट्रक्टिविज्म आपका जो एनसीएफ है 2005, अभी नया एनसीएफ भी आ गया है, ये किस पे बेस्ड है, कंस्ट्रक्टिविज्म पे। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या मानता है, टीचर को फैसिलिटेटर के रूप में देखता है। टीचर क्या है इनके लिए, डिक्टेटर नहीं है, हिटलर शाही नहीं है टीचर की। टीचर एज अ फैसिलिटेटर यानी सुविधा दाता है, वो माहौल देगा। भाई आपने अपॉर्चुनिटीज दी बच्चे को, उसके अजम्पशंस को, उसके जो अनुमान उसने मान के बैठा है चाहे वो गलत हो, उनको चैलेंज करने की, ताकि वो उसको ठीक कर सके। टीचर एज अ फैसिलिटेटर यानी सुविधा दाता है शिक्षक, कंस्ट्रक्टिविज्म के अकॉर्डिंग। ठीक, तो चलिए बच्चे की काफी भलाई की बात करेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे आज के। क्या है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे's थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एट विच स्टेज डू चिल्ड्रन बिगिन टू रिमेंबर इवेंट्स, यानी अब उसको इवेंट्स याद हैं, कल ये हुआ था, परसों ये हुआ था, कल हम वहां जाएंगे शादी में, है ना, परसों हम नानी के यहाँ गए थे, कल मैं स्कूल नहीं गया था। मतलब करेक्ट सीक्वेंस उसको अब याद रहने लग गया, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का। मतलब दुख दर्द परेशानी का समय शुरू हो गया, क्योंकि इसी में तो है ना चीजें कि पास्ट में ये हुआ था, पूरे जीवन निकाल देते हैं लोग, प्रेजेंट में ये गड़बड़ है। ठीक, तो भूत, वर्तमान और भविष्य काल को सही क्रम में याद रखना शुरू कर देते हैं बच्चे। किस स्टेज में बताइए। सेंसरी मोटर होती है एसपीसीएफ, आपको पता है। सेंसरी मोटर होती है जन्म से 2 वर्ष। तो जन्म से 2 वर्ष के बच्चे को तो अपनी दूध मिल जाए टाइम पे, सूसू पार्टी कोई और साफ कर दे, डायपर हटा दे, इसी बात का ख्याल है, उसको कहां पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की पड़ी है। ठीक, तो ये तो हट गया। पी फॉर 2 to 7 ईयर्स, पूर्व संक्रियात्मक है 2 से 7 वर्ष की उम्र। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जिसको हम सी कहेंगे, 7 से 11 वर्ष। और फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से 15। अब ये तो हमें पता है कि फॉर्मल में तो आ ही जाएगा, लेकिन बात हो रही है शुरू, बिगिन टू रिमेंबर। ये नहीं है कि कब तक या किस स्टेज में याद रखेगा, तो ये भी हट गया। प्री ऑपरेशनल इसलिए हट गया क्योंकि हम, आपको याद होगा, चीजों को कनेक्ट करके पढ़ना है। सीरिएशन की कहानी याद होगी आपको कि सीरीज में लगाना। भाई पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है, एक सीरीज है, एक क्रम है। तो बच्चा क्रम में लगाना, चाहे वो किसी लेंथ के आधार पे हो, डेज के आधार पे हो, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, जो क्रम में लगाना है। सीरिएशन कब आता है, सीसीएस से याद करिए, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, और तभी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का करेक्ट सीक्वेंस उसको सेट होगा दिमाग में। कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनको ये पहले आ जाए, अगेन वो पियाजे का क्रिटिसिज्म बन जाएगा, क्योंकि वो उनका अनुभव है, उनको माहौल कैसा मिला है, उनको ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस कैसा मिला है। तो उस चक्कर में कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी स्टेज से पहले किसी बच्चे में कोई गुण आ जाए, बट जनरली जो माना जाता है पियाजे की स्टेज के अकॉर्डिंग, वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। ठीक है जी। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अब उसको पता है कि कल क्या था और परसों क्या था। ये 2 फरवरी 2023 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर 1 है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। बहुत लेंथी क्वेश्चन है। आप ये देखेंगे एक शिफ्ट में 4-4 क्वेश्चंस तक पियाजे से आए हुए हैं, अगर कंस्ट्रक्टिविज्म को भी जोड़ दें, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म भी क्या है, पियाजे का ही टॉपिक हुआ, पियाजे जुड़े हुए हैं उससे, है ना। ये बर्थडे कौन, किसने कहा है ये बर्थडे है मेरा, कोई बर्थडे नहीं है अभी, है ना, बहुत दूर है अभी बर्थडे, सितंबर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, देखिए, आ स्टूडेंट ऑब्जर्व्स दैट स्टिक ए इज लार्जर देन स्टिक बी। ये हम बहुत पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं, जब से इस तरह क्वेश्चन पूछे नहीं जाते थे तब से। 27 जनवरी 2023 पेपर 1 है। एक बच्चा है जो ऑब्जर्व करता है, जो निरीक्षण करता है, जो अवलोकन करता है कि एक स्टिक है, एक छड़ी है, एक लकड़ी है या वॉटएवर, जो स्टिक ए इज लॉन्गर, या फिर क्या लिखा है यहाँ पे, लार्जर देन स्टिक बी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये है स्टिक ए
ये स्टिक ए है, ये स्टिक बी है, आपको पता है ये स्टिक बी क्या हो गई, छोटी हो गई स्टिक ए के सामने, बात सही है। एंड बी इज लार्जर देन सी, बी इज लार्जर देन सी, ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, ये बात हम समझ पा रहे हैं। एक बच्चा है जिसको जो ये पता लगा पा रहा है, बच्चे के लिए तो लिटिल साइंटिस्ट है ना, पियाजे के अनुसार बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, ठीक। बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन द स्टूडेंट इन्फर्स दैट स्टिक ए इज लार्जर देन स्टिक सी, बट व्हेन आस्क्ड सेम प्रॉब्लम वर्बली ही फेल्स टू मेक करेक्ट इन्फरेंस, इन्फरेंस होता है अनुमान लगाना। अकॉर्डिंग टू पियाजे's थियरी द स्टूडेंट इज एट विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी एक विद्यार्थी निरीक्षण करता है कि एक छड़ी है या एक स्टिक है जो कि ए नाम उसका रख दिया, बी से लंबी है और बी जो है वो सी से लंबी है। ये उसके हाथ में छड़ी हो सकती है, उसके दिमाग में या फोटो देख के वो ऐसा कह पा रहा है। मतलब क्या हुआ, ये क्या जवाब दे रहे हैं आप लोग, डी 37% लोग। भाई साहब इसमें तो आपको चक्कर आ गए इसका मतलब। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। इसका सिंपल मतलब है एक स्टिक है स्टिक ए, दूसरी स्टिक है स्टिक बी और तीसरी स्टिक है स्टिक सी। ये है ए स्टिक, ठीक है ना, ये है स्टिक ए, ये है स्टिक, ये है स्टिक बी, जो ए सबसे ए बड़ा है बी से। अब आती है स्टिक सी, तो स्टिक बी बड़ी है स्टिक सी से, यानी ए इज बिगर और लार्जर देन बी एंड बी इज लार्जर देन सी। या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि जो B है वो A से छोटा है और जो C है वो B से छोटा है, यानी सबसे लंबा यहां पे कौन हुआ, लार्जर कौन हुआ, A इज ग्रेटर देन B एंड C बोथ। मान सकते हैं ये बात। अब ये इन्फेरेंस निकाला बच्चे ने, जब उसको ये स्टिक दिखाई गई, पिक्चर दिखाई गई, समझ में आ गई बात। लेकिन जब उससे ये बात वर्बली पूछी गई, यानी मौखिक रूप से जब पूछी गई, तो वो घबरा गया। जब सामने उसको कुछ प्रेजेंट नहीं किया, मूर्त रूप में कुछ नहीं दिखाया, कॉन्क्रीट दिखाया ही नहीं जिसको वो टच और फील कर सके, उसको दिमाग में सोचने को कहा गया। ठीक है ना, बताइए कौन सी स्टेज है ये। तो एट विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो बच्चा है वो प्याजे की किस स्टेज पर है, बताएगा कोई, मन कर रहा है किसी का? क्या कह रहे हो, जवाब दे चुके हैं हम तो पोल में ही। 31% लोगों को ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल लग रहा है और फॉर्मल ऑपरेशनल तो लग ही नहीं रहा किसी को। देखो फॉर्मल ऑपरेशनल में ये वाले जवाब बच्चा नहीं दे पाता, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉजिक वाली चीज हो जाती है और लॉजिक यहां नहीं होता। ये जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है जिसको कह रहे हैं 37% लोग, तो ये सही नहीं होगा। सेंसरी मोटर में तो मतलब ही नहीं है इसका। फॉर्मल ऑपरेशनल तो इसके और आगे की बात हो गई। यहाँ पे तो वो वर्बली भी बता देता, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में पूछा है ना आपने वर्बली, तब भी बता देता है। यहाँ तो एब्स्ट्रैक्ट थॉट भी आ जाता है, अमूर्त भी। तो ये है बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पे। क्यों? क्योंकि वो बता पा रहा है देख करके, मूर्त रूप में पिक्चर देख के, या उसके सामने इमेज है कोई, या फिर उसके सामने आपने रख दिए हैं दोनों स्टिक्स या तीनों स्टिक्स, तो वो बता पा रहा है। लेकिन जैसे आप वर्बली पूछ रहे हैं तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहा है। ये वो स्टेज है जब आपको चीजों को मूर्त रूप में प्रेजेंट करना होता है, चार्ट के थ्रू या असली कोई 3D मॉडल ले गए आप, ठीक है ना, 7 से 11 वर्ष। तो ये सही उत्तर इसका ए ऑप्शन है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। पोल बहुत जल्दी गायब कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बताइएगा, जवाब दीजिएगा। इसको ट्रांजिटिविटी बोलते हैं। ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो ए इज बिगर देन बी एंड सी बोथ। ये ट्रांजिटिविटी है, ठीक है ना। मैं लिख भी देती हूँ, पहले आप जवाब दे दो फिर लिख दूंगी। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दीजिए फटाफट से। पोल में आंसर करेंगे बहुत ही तेजी से, बिना किसी दुख दर्द समस्या के, क्योंकि समस्या है क्या, बस ये 9 बजे वाला सेशन अटेंड करते रहना है पेपर से पहले, और जो मैराथन वगैरह है वो देख लेनी है। मोर देन इनफ हो जाएगा, चीजें काम की ही कराई जाएंगी, है ना। कई सारे टॉपिक्स हम खत्म कर चुके हैं। एट विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास, यानी हमारे दिमाग, हमारे संज्ञान, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब के डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, डू चिल्ड्रन डेवलप द एबिलिटीज ऑफ इन्फेरेंस। इन्फेरेंस होता है अनुमान लगाना या फिर एक कंक्लूजन पे आना, एक निष्कर्ष पे आना। एंड एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक, यानी बच्चा अब एक अनुमान लगाने लगा है और अमूर्त चिंतन आ गया, यानी वो अब एक निष्कर्ष पे पहुंच जाता है कि भैया ये बड़ा है इससे, या व्हाटएवर उसके सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो एक निष्कर्ष पे पहुंचता है, एक अनुमान लगा पाता है, हाइपोथेसाइज कर पाता है किसके बारे में, और अमूर्त चिंतन आ गया है। जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट वर्ड लिखा हो समझ जाओ, AF लिख लो इसको दिमाग में, है ना। AF बोले तो एब्स्ट्रैक्ट
थॉट कब आएगा? फॉर्मल ऑपरेशनल में। तो ये सबसे लास्ट स्टेज में आता है एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्क्रीट तो वो है जिसको आप देख सकते हो, टच और फील कर सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट वो है जो दिमाग में है, विचारों में है, वर्बली आप बात कर रहे हैं जिसके बारे में। तो औपचारिक संक्रियात्मक, जिसको 11 से 15 वर्ष की उम्र कहते हैं, ये है जहां पे एब्स्ट्रैक्ट वर्ड लिखा होगा, कॉन्क्रीट लिखा होगा या लॉजिक लिखा होगा सिर्फ। तो देखिए, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक है तो फॉर्मल ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट लॉजिक है या सिर्फ लॉजिक है तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होगा। एब्स्ट्रैक्ट आ गया, इसका मतलब फिर आंसर आपका डी ही होने वाला है। इन तीनों का कोई रोल बचता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये 1 फरवरी को पेपर 2 में आया हुआ है, आसान सा क्वेश्चन है ना। आप देखेंगे कभी तो पेपर 1 में आसान क्वेश्चन आ जाएंगे और कभी पेपर 1 के क्वेश्चन आपको मुश्किल लगेंगे, पेपर 1 के तो पेपर 2 के आपको इजी लग सकते हैं। तो इसका कुछ फिक्स्ड रूल नहीं है कि पेपर 1 है तो मुश्किल आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे स्पेशली सीडीपी में सब कुछ सेम है, सिलेबस सेम, हिंदी में भी यही है, इंग्लिश में भी यही है ना, लेवल सेम। उन्हीं क्वेश्चंस में से उठा के आपको पेपर 1 में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, किसी सेट में कैसे क्वेश्चन, किसी में कैसे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन जीन पियाजेस थियरी डैश इज सेड टू अकर व्हेन द चाइल्ड मॉडिफाइज द एग्जिस्टिंग स्कीमास टू अकाउंट फॉर अ न्यू एक्सपीरियंस। इसमें बहुत लोग गड़बड़ करते हैं, इसमें बहुत लोग क्या करते हैं, गड़बड़ करते हैं। इसमें नहीं, इसमें नहीं करेंगे। एक और क्वेश्चन है, ये तो मैंने आपको बता दिया ना मॉडिफिकेशन के बारे में, तो कल बताया था एडजस्ट करना, मॉडिफाई करना, चेंज करना। चेंज तो खैर दोनों ही प्रोसेसेस में होता ही है। 2000 के नोट का सर्कुलेशन बंद हो गया, आप बहुत दुखी हैं, आपकी जेब में बहुत 2-2000 की गड्डियां भरी हुई हैं। देखिए कोई बात नहीं है, आ जाइए इधर। ये सारी दुनिया का पता रखना है, पेपर में क्या आएगा ये भी पता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, जीन पियाजे के सिद्धांत में डैश जब बच्चा नए अनुभव के लिए मौजूदा स्कीमा को संशोधित करता है संशोधित करता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? मतलब जो आज का प्रेजेंट एग्जिस्टिंग नॉलेज है, यानी जो मुझे आज पता है, मुझे उसको चेंज करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ नए अनुभव। मतलब मुझे लगता था कि भैया, चलो 2000 का नोट का एग्जांपल दे रहा था ना कोई, कि 2000 का नोट, उस पे हालांकि उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस है, बट मान लेते हैं कि 2000 का नोट जो है आज तक चलता था, या पुराने वाला 500 और 1000 का नोट। तो 1000 का नोट जो है एकदम बढ़िया चीज थी। दो आप 1000 का नोट निकाल के, और वो अक्षय कुमार कौन सी मूवी है वो, फिर हेरा फेरी या वॉटेवर, तो उसमें वो दिखाते रहते हैं वो 3 नोट्स। तो 1000 के नोट की वैल्यू थी, दिमाग में आपके स्कीमा में था 1000 का नोट है भैया, इससे कुछ मिलेगा। जैसे ही 1000 का नोट बंद हुआ या 500 1000 के नोट बंद हुए, अब आप अगले दिन निकाल के दे रहे हैं, 1000 का नोट रह गया आपके पास मान लीजिए, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आपको वो मॉडिफाई करना पड़ेगा। मॉडिफाई किस में करना पड़ेगा? नया 500 का नोट या 2000 का नोट, अब इसकी वैल्यू नहीं है। मॉडिफिकेशन में आपको एकोमोडेट करना पड़ता है ना, एकोमोडेट करना पड़ता है। यदि आप पुरानी जानकारी को चेंज कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं उसमें कुछ, तो एकोमोडेशन कहलाता है समायोजन। अगर आप कुछ ऐड कर रहे होते, मान लीजिए 500 और 1000 के नोट चल रहे होते और एक 2000 का नोट और आ जाता, तो आप एसिमिलेट कर लेते बस, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपल समायोजन या संगठन जैसा यहाँ कुछ हुआ नहीं है, मेटाकॉग्निशन और स्कैफोल्डिंग का यहाँ कोई संबंध बनता नहीं है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिएगा जरा, ईगोसेंट्रिज्म बताइए, फटाफट से बताइए, देखिएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है मनीष, ये कब हुआ? अरे उसमें कुछ कुछ चीजें हैं कि मतलब वो 30 सितंबर तक का टाइम वाइम है, चीजें हैं। कितनी चिंता है लोगों को, है बहुत दबे हुए नोट पड़े हुए हैं। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? 1 फरवरी 2023 पेपर 2 है ये। क्या कहा है? पियाजे की थियरी में, यानी इन जीन पियाजेस थियरी, ईगोसेंट्रिज्म रेफर्स टू, यानी अहम केंद्रता के मायने क्या है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार। तो अहम केंद्रता होती कहां है? ईगोसेंट्रिक कब होता है बच्चा? सेल्फ सेंटर्ड जिसको हम बोल रहे हैं, 2 से 7 वर्ष में। 2 से 7 वर्ष बोले तो प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, SPCF में P है ये, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें ईगोसेंट्रिक या ईगोसेंट्रिज्म का मतलब क्या है, ये पूछा है। डी ऑप्शन 54% लोग सही उत्तर दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है, अब सही है कि गलत वो देखेंगे, द एबिलिटी टू कंसिडर मोर देन वन एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन एट अ टाइम। ये ईगोसेंट्रिज्म है भैया, ये तो ईगोसेंट्रिज्म का जाना है कि आप एक से ज्यादा पहलू देख पा रहे हैं किसी समस्या के। द टेंडेंसी टू ऑर्गेनाइज थिंकिंग प्रोसेस इनटू साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, इसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। कल हम पढ़ रहे थे ना अडेप्टेशन, ऑर्गेनाइजेशन, तो ये संगठन कहते हैं कि जब आप अपनी मानसिक संरचनाओं के आधार पर जानकारी को संगठित कर रहे हैं कि ये इस बारे में है, ये इस बारे में है, ये इस बारे में है। सी ऑप्शन है द यूज ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीमास टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड, तो ये तो भाई साहब आप अडेप्ट कर रहे हैं। डी ऑप्शन है द टेंडेंसी टू सी द वर्ल्ड एंड द एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स फ्रॉम वंस ओन व्यू पॉइंट, यानी दुनिया को देखने का जो चश्मा है वो आपका अपना है।
लोग क्या फील कर रहे हैं आपको फर्क नहीं पड़ता, आप कैसा महसूस करते हैं उस चीज के बारे में वैसा आप सोचते हैं, है ना। तो दूसरों के अनुभवों व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति, कि भाई वही जो बात, पिताजी ऑफिस से डांट खा के आए हैं बट बच्चे को चॉकलेट चाहिए थी, आप चॉकलेट क्यों नहीं लेके आए, वो इस बात पे रोएगा, उसको फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है दुनिया में, है ना। बहुत ही छोटा बच्चा है तो इवन डेथ में भी उसको आइडिया नहीं लगेगा क्या हो रहा है, वो आपको खेलता हुआ मिलेगा, क्योंकि उसका पर्सपेक्टिव वो दूसरे के पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकता चीजें, ईगो सेंट्रिक है, सेल्फ सेंटर्ड है। उसको लगता है जो मेरा फेवरेट है वो सबका फेवरेट है, जो मुझे पसंद है वो सबको पसंद है, डोरेमोन बुरा है, आपने कैसे कह दिया, वो वाला कार्टून खराब है, शिनचैन बुरा है, लड़ाई करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको शिनचैन पसंद है तो वो एक्सपेक्ट करेगा सबको पसंद होगा। यानी पूरी दुनिया को देखने की नजर उसकी अपनी नजर है, दूसरे के पर्सपेक्टिव से, दूसरे के दृष्टिकोण से नहीं देख पाता। कई लोगों में ये एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म भी एक चीज होती है, और कई लोगों में मुझे लगता है ये जीवन भर रह जाता है, थोड़ा बहुत तो हम सभी में होता ही है। ठीक है जी। तो द एबिलिटी टू कंसिडर मोर देन वन एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन एट अ टाइम, ये तो ऑपोजिट है ईगोसेंट्रिज्म का। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या है ये? क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। 11,800 लोग हैं और 4,500 लोगों ने लाइक किया है। आधे लोग भूल जाते हैं, आधे से भी ज्यादा लोग आकर के लाइक शेयर करना, तो ये इक्वल रखना होता है। पियाजेस थियरी, इन पियाजेस थियरी द प्रोसेस इन विच चिल्ड्रन ईदर मॉडिफाई, यानी या तो वो मॉडिफाई करते हैं, यानी या तो वो चेंज करते हैं, बदलाव लाते हैं देयर स्कीमास, अपने स्कीमा में, और मेक न्यू वंस ड्यू टू डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट इज कॉल्ड, यानी या तो नया स्कीमा बनाएंगे। स्कीमा क्या है? पूर्व ज्ञान, जो भी आपके दिमाग में भरा हुआ है वो सब स्कीमा में है, जिसकी वजह से आप चीजें पहचान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, क्योंकि स्कीमा में लैंग्वेज है आपके, या बाकी चीजें भी होंगी, है ना। क्लियर है? तो अगर हम बात करें यहां, तो नया स्कीमा बनाना, न्यू स्कीमा क्रिएट करना, या फिर पुराने को मॉडिफाई करना, या फिर पुराने को मॉडिफाई करना, किस में आएगा? ये इनवेरिएशन है, ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा नहीं है। कंडीशनिंग का प्याजे से कोई संबंध नहीं है। इक्विलिब्रेशन है, इक्विलिब्रेशन तो होता है जो दिमाग में है और जो आपकी दुनिया में है वो बैलेंस में है, बैलेंस की स्थिति इक्विलिब्रेशन है। जब ये बैलेंस में नहीं होंगे तो डिसइक्विलिब्रियम आ जाएगा या डिसइक्विलिब्रेशन आ जाएगा। तो यहां पर आंसर हिंदी में अगर मैं कहूं, क्योंकि ये ऊपर नीचे हो गया हिंदी का आंसर, तो ये ऐसे आया होगा पेपर में भी, एक बार इंग्लिश की तरफ देख लेना, क्योंकि इंग्लिश को ही फाइनल माना जाता है। तो अगर मैं देखूं यहां, तो हिंदी में आंसर डी ऑप्शन होगा और इंग्लिश में आंसर सी ऑप्शन होगा, है ना, अडेप्टेशन, और हिंदी में डी। लेकिन अगर ऐसा पेपर में हुआ है, या हो सकता है, होता है कई बार, तो आपको इंग्लिश वाला आंसर एक बार चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश को ही फाइनल माना जाता है यदि कोई मिस्टेक पेपर में होती है। ज्यादातर एग्जाम्स का यही रूल है, ठीक है ना। तो अडेप्टेशन यानी ये अडेप्ट करना है, इस अडेप्टेशन में ही एसिमिलेशन और एकोमोडेशन यानी समायोजन और क्या आता है, आत्मसातीकरण, दोनों आते हैं। या तो आप ऐड करते हैं या तो आप चेंज करते हैं, और इसी के थ्रू आप अडेप्ट करते हैं नई सिचुएशंस में। ठीक है जी। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये आया है 9 जनवरी को पेपर 2 में। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे के अनुसार चिल्ड्रन इन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कैन थिंक लॉजिकली बट हैव डिफिकल्टी इन, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में लॉजिक तो आ जाता है ना। जो तर्क है सबसे पहले कब आएगा? इंडक्टिव लॉजिक है, हालांकि ये कब आएगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में लॉजिक आ जाता है। ठीक, 9 जनवरी का ही है ये, 9 जनवरी। तो अगर हम बात करें डिफिकल्टी किस चीज में होगी, लॉजिक तो आ गया, परेशानी किस चीज में होगी, ये पूछा है हमसे। तो पहला ऑप्शन है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यानी प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व में। बट ये सिंबॉलिक स्टेज तो कल ही हम डिस्कस कर रहे थे, इसको सीमियोटिक फंक्शन भी कह देते हैं। भाषा बदलने में पूरा माहिर है, पेडागोजी में लैंग्वेज का खेल है। आपका जो पेपर है वो भाषा बदलने में एकदम परफेक्ट। तो ये तो 2 से 7 वर्ष में आ जाता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। जब हम कल बात कर रहे थे हैरी पॉटर की झाड़ू पे उड़ना, वो अक्कड़, वो जो आपका शकलक बुम बुम था, या आपको पता है कि ए फॉर एप्पल होता है, तो दिमाग में एप्पल का सिंबल आते ही क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी, मेंटल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। जो चीज आपके सामने नहीं है उसके बारे में भी आप मेंटल रिप्रेजेंटेशन बना पाएंगे, है ना। तो ये क्या है बताइए जरा, डिफिकल्टी होती किसमें है ये पूछा है, फटाफट से बता दीजिए। और कोई समस्या हो तो वो भी बता दीजिए। जवाब देखें आपका क्या है। 44% लोग डी ऑप्शन कह रहे हैं, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। वाह 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 वाह, बात तो आपकी सही लग रही है यार हमें, है ना। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, क्योंकि ये देखो हिंदी में गड़बड़ है, या तो हमारे टाइपिस्ट जी ने किया है, जो कि संभावना कमी है, वो तो बड़ा ध्यान रखने वाले व्यक्ति हैं।
बट मैं एक बार चेक करूंगी, या तो इन्होंने पेपर में गड़बड़ की होगी, ऐसा हो सकता है पेपर में गड़बड़ हो। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग में डिफिकल्टी होती है क्योंकि ये फॉर्मल ऑपरेशनल में आएगी। ये जो हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग क्या है, आप पहले से हाइपोथेसिस कर पा रहे हैं कि इस चीज का प्रभाव ये होगा, है ना। आप साइंस में, इकोनॉमिक्स में एडवांस थिंकिंग है एक तरह की, ठीक। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग बाद में आती है, ये तो पहले आ चुका होता है। ये दोनों अचीव हो जाते हैं, कंजर्वेशन और सीरिएशन। तो डी ऑप्शन ही है जिसमें डिफिकल्टी होगी बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, पढ़िए और जवाब दीजिए। ये है 27 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर, यानी पेपर 1 है। क्या समझे? कुछ नहीं है, समझे कि नहीं बताइए आप। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, डी ऑप्शन कह रहे हैं, डी कह रहे हैं, सी कह रहे हैं, डी कह रहे हैं 66% लोग। चलिए समझते हैं कहानी क्या है, समझते हैं कहानी क्या है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, भाई इनका जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, एट विच स्टेज मोस्ट चिल्ड्रन डेवलप कंसर्न्स अबाउट सोशल इश्यूज। ये हम एक सेशन में और कर चुके हैं। एक दो क्वेश्चन हैं जो मल्टीपल शिफ्ट्स में रिपीट हुए हैं, ये उनमें से एक है। तो सामाजिक मुद्दों पे और जस्टिस की, न्याय की बात करने लग जाएगा बच्चा। और ये आप कोलबर्ग की थियरी से भी निकाल सकते हैं, वो भी एडोलेसेंस के बाद ही होती है चीज, ये एडोलेसेंस में ही होती है। ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है कि आप सच में ये एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं समाज में, उस पे हाइपोथेसिस करने लग जाएंगे, जस्टिस की बात करने लग जाएंगे कि भाई ये महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, महिला और पुरुष का बराबर होना चाहिए जो इश्यूज हैं, या ऐसे सामाजिक मुद्दे जितने भी चले आ रहे हैं, ये सब किशोरावस्था या फॉर्मल ऑपरेशनल। क्योंकि अब अमूर्त चिंतन आ गया, जो हो रहा है जस्ट उस पर ही नहीं, उसके पीछे भी जाके आप सोच सकते हैं, हाइपोथेटिकल और डिडक्टिव रीजनिंग आप कर सकते हैं कि किसका परिणाम क्या होगा। तो ये फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है 11 से 14 वर्ष, जिसमें जो सामाजिक मुद्दे हैं और न्यायिक व्यवस्था पे वो सोच पाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जवाब दीजिएगा फटाफट से। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9? देखिए, पियाजे के, ये तो पूरी वही कहानी है पियाजे के, जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, एट विच स्टेज डू चिल्ड्रन बिगिन टू इमिटेट अदर्स, यानी अनुसरण या नकल करना किस उम्र में शुरू कर देते हैं, बताइएगा। लड्डू क्वेश्चन है एकदम, बट इसमें भी कंफ्यूज होते नजर आ सकते हैं कई लोग। देखिएगा, खूब गलत उत्तर इसमें दे रहे हैं लोग। फटाफट से आंसर कीजिए। अगर हम बात करते हैं कि इमिटेट करना, यानी दूसरों का अनुसरण या अनुकरण करना, नकल करना, कॉपी करना, बच्चा कब शुरू कर देगा? पोल गलत कैसे आ रहा है, दिखाना जरा। क्वेश्चन नंबर 9 ही तो लिखा है यार, है? देखिए, पोल वाले भैया को दोष देते रहा करो आप लोग, हैं। सेंसरी मोटर, यानी जन्म से 2 वर्ष में बच्चा इमिटेट करना शुरू कर देगा, 2 से 7 वर्ष में, 7 से 11 में, या 11 से 14 में, SPCF। देखिए, नकल तो वो यहां भी कर सकता है, नकल वो यहां भी कर सकता है, नकल वो यहां भी कर सकता है। नकल तो आप आज भी कर सकते हैं ना, चाहे 20 साल के हो जाएं, चाहे 80 साल के हो जाएं, नकल करना तो आ गया। लेकिन शुरू कब से हुआ ये पूछा है। बिगिन टू इमिटेट, शुरुआत तो जन्म से 2 वर्ष में ही हो जाती है। संवेदी गामक, इंद्रिय गामक, सेंसरी मोटर, ठीक है। डेफर्ड इमिटेशन पढ़ते हैं हम हर साल, आपको याद होगा वो डेफर्ड इमिटेशन, विलंबित अनुकरण, यानी सिर्फ नकल नहीं, बल्कि आपने, बच्चे ने आज माताजी को मेकअप करते हुए देखा, पिताजी को शेव करते हुए देखा, आज नहीं, आप 2 दिन बाद घर में आए, बच्चा पूरा पुता हुआ है, मेकअप, उसने जो आपका आईलाइनर है वो लगाया है लिप्स पे, और जो लिपस्टिक है वो लगा ली है आंखों पे। तो ये क्या है? डेफर्ड इमिटेशन। उसने जो देखा था वो बाद में भी उसको विलंबित रूप में याद रख पाया और वो रिपीट कर दिया उसने। तो इमिटेशन की शुरुआत सेंसरी मोटर स्टेज से ही हो जाती है ना। और ये रहता प्री ऑपरेशनल में भी जीवन भर रहेगा। तो शुरुआत कहां से हो रही है? सेंसरी मोटर से हो रही है। तो इसमें 53% लोग गलत उत्तर दे रहे हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है सेंसरी मोटर। क्लियर है बात? 30 जनवरी को आया हुआ क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। देखिए, हर एक स्टेज की ना अपनी एक विशेषता है। इमिटेशन की बात करेगा, ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात करेगा, तो ये एक स्टेज है। अगर बात करेगा किसकी, सिंबॉलिक थॉट की, वो दूसरी स्टेज है, प्री ऑपरेशनल, है ना। सीरिएशन की बात करेगा, वो तीसरी स्टेज है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात करेगा, वो, हाँ, पोल में वोट करने में मजा आता है। हाँ, वो मजे के साथ साथ थोड़ा सा सीरियसली भी करना है, ताकि सच में आपको फीडबैक मिल सके कि आपके सामने जब ऑनलाइन में पेपर आएगा तो आप सही उत्तर पढ़ के फटाफट से मार्क कर पाएंगे, समय बचा करके। उसकी प्रैक्टिस है ये, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें
33% वाले में थी मैं, कोई कह रहा है, बहुत बढ़िया जी। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन अकॉर्डेंस टू जीन पियाजे's थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अ टीचर शुड गिव टास्क्स रिक्वायरिंग डैश टू स्टूडेंट्स इन एज ग्रुप 7 to 11 ईयर्स फॉर वर्किंग इंडिपेंडेंटली। यानी 7 से 11 वर्ष के बच्चों को किस तरह के टास्क देने चाहिए एक टीचर को, ये पूछा है। बताइए फटाफट से किस तरह के टास्क। तो कौन सी स्टेज होती है 7 से 11? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। तो टास्क कैसे होने चाहिए? मूर्त होने चाहिए, जिसपे लॉजिक लग पाए और मूर्त चीजों पे लॉजिक लगा पाए बच्चा। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग के टास्क तो फॉर्मल ऑपरेशनल में देने हैं लास्ट स्टेज में 11 से 14 में। रिवर्सिबल थिंकिंग, हाँ इस स्टेज में रिवर्सिबल थिंकिंग आ जाती है। क्यों? क्योंकि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में कंजर्वेशन आता है, संरक्षण में रिवर्सिबल थिंकिंग की जरूरत होती है, डिसेंट्रेशन की जरूरत होती है। तो यहाँ पे डिसेंट्रेशन होता है तब भी सही है। पैसिव इमिटेशन की कोई स्टेज पियाजे नहीं कहते। ऑब्जेक्ट परमानेंस जन्म से 2 वर्ष में ही आ जाता है। 7 से 11 में रिवर्सिबल थिंकिंग ही प्रतिवर्ती चिंतन के बर्फ पानी बन सकती है, यानी आइस कैन बिकम वाटर और वाटर कैन बी फ्रीज्ड इनटू आइस। तो ये क्या है? ये रिवर्सिबल थिंकिंग है। 1 से 100 तक, 100 से 1 तक। ठीक, ये सीरिएशन का गुण हो गया। अगर हम बात कर रहे हैं स्कूल से घर और घर से स्कूल का रास्ता, याद हो सकता है इस उम्र में, तो रिवर्सिबल थिंकिंग यानी चीजों को रिवर्स कर पाना।